प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे एसी परिपथों में शक्ति गुणांक, इन चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्यू गुणक के सूत्र की भी स्थापना किए थे। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे सभी वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में क्रमशः देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसी परिपथों में शक्ति क्या होती है, शक्ति गुणांक क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति। तो शक्ति क्या होती है भाई, नॉर्मल सी चीज़ है। शक्ति के लिए बहुत पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक। फिर भी देखिए, शक्ति मतलब होता है पावर। मतलब हम जब किसी चीज़ में हम अपनी पावर दिखाते हैं, ये शक्ति लगाते हैं, तो हमारी शक्ति कब तक उसमें रहता है, हमारी जो एनर्जी है वो कब तक कार्य करता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से 3 घंटे हम कंटिन्यू कार्य करेंगे, फिर हमारी शक्ति का क्या होगा, धीरे धीरे क्षय होने लगेगा। क्षय मतलब वो व्यय होने लगेगा। और अंत समय में जब 3 घंटा बाद हम चौथा घंटा में काम करेंगे तो शुरुआत के 3 घंटे में हम जितने स्पीड से काम किए थे उतने स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले चौथे घंटे 5वें घंटे में हमारी कार्य करने की जो दर है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और अंत में क्या होगा, हम पूरी तरह से थक जाएंगे। तो हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, क्षय होती है। क्षय मतलब हानि होती है। तो उसी को कहते हैं हम शक्ति। ऊर्जा क्षय होने की दर, ऊर्जा क्षय होने की दर, ठीक। ऊर्जा क्षय होने की दर कहलाती है शक्ति। क्या, ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। समझ आया, ठीक। तो शक्ति का परिभाषा आप छोटा सा लिखेंगे, इसमें बहुत छोटा सा परिभाषा। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। जिस तरह से हम किसी चीज़ में शक्ति लगाते हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और हमारी ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। उसी तरह से किसी भी सर्किट हो या परिपथ हो, उसमें भी क्या होती है, जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें भी ऊर्जा की क्षय होती है और उसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति, ठीक। अब शक्ति के बाद देखेंगे हम तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक मतलब होता है कम। क्या होता है, कम। तो तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक वोल्टता मतलब V और तात्क्षणिक धारा मतलब I, इसके गुणांक को, दोनों के गुणनफल को, ठीक। तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा दोनों के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं क्योंकि पावर मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, पावर मतलब शक्ति। तो तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया, क्लियर हो गया परिभाषा। चलिए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। यदि आप इस पॉइंट को नहीं लिख सकते तो इसे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं, ठीक। इसे हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं। सूत्र रूप में तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति, इसी को हिंदी में लिख दूं क्या, चलिए। तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। अब यदि हम परिपथ में कोई भी परिपथ लें, उसमें धारा I प्रवाहित करेंगे तो उसमें वोल्टता का समीकरण हमें मिलता है और धारा का भी समीकरण हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, किसी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित हो तो वोल्टता का समीकरण, V इक्वल टू, बोलिए वोल्टता का समीकरण, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ठीक। फिर धारा का समीकरण क्या होता है, धारा का समीकरण I इक्वल टू, ये होगा I0 साइन
ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लेने का कारण यह है कि जो कलांतर है, जो कला है, फाइव को कहते हैं हम कला, तो कला क्या है, वोल्टता से पीछे है। मतलब धारा का समीकरण वोल्टता के समीकरण से फाइव कला पश्चगामी है। कितने पश्चगामी है, फाइव कला से पश्चगामी है। और हम इसको फिर उल्टा पढ़ें तो वोल्टता का समीकरण धारा के समीकरण से फाइव कला आगे है, मतलब अग्रगामी है। तो इस तरह से आप इसे उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, मतलब वोल्टता फाइव कला से क्या है, अग्रगामी है, और धारा वोल्टता से फाइव कला पश्चगामी है। ठीक, माइनस फाइव है तो पश्चगामी होगा धारा। तो इसको आप दोनों तरीक़ा से यहाँ पे लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन फाइव तो आएगा ही आपका, चाहे फाइव आगे हो चाहे पीछे हो। तो यहाँ पे हम फाइव के बारे में बता सकते हैं 2 लाइन हिंदी में फाइव के बारे में, जहाँ फाइव वोल्टता और धारा के बीच कलांतर है। ठीक, फाइव क्या है, वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर है। ठीक, तो यहाँ पे आप फाइव के बारे में बता दीजिएगा। तब इन दोनों के मान को, V और I के मान को हम यहाँ पे रखेंगे। इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 1 दे देता हूँ। हाँ, ये तात्क्षणिक शक्ति को वोल्टता गुणा धारा, तो समीकरण 1 में हम V और I के मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक, तात्क्षणिक शक्ति को मैं P ले लेता हूँ, P से दर्शा रहा हूँ तात्क्षणिक वोल्टता, वोल्टता के डायरेक्ट जगह हम डायरेक्ट इसमें चलिए एक बार इसको P गुणा I ले लेते हैं। समीकरण 1 से तात्क्षणिक शक्ति मतलब P, वोल्टता मतलब V, और धारा मतलब I। अब तो V का मान रख दीजिए और I का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो P इक्वल टू मिलेगा हमें, V इक्वल टू क्या है, V0 साइन ओमेगा टी गुणा I का वैल्यू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, अब हम क्या करेंगे, V0 और I0 को साथ में लिखेंगे, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को, इसको भी साथ में लिखेंगे। तो इसे मिटा रहा हूँ मैं। अब आगे देखें तो P इक्वल टू हमको मिलेगा, P इक्वल टू V0 I0 अलग लिखिए, V0 और ये I0, ये होगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसके साथ मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा करूँगा। क्या करूँगा, 2 का ऊपर नीचे गुणा करूँगा। गुणा करने का कारण यह है कि यहाँ पे हमें एक सूत्र मिलेगा, जब यहाँ पे 2 आएगा तब। यदि 2 नहीं रहेगा तो हम इसको सूत्र नहीं बना सकते। तो सूत्र बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 से 2 हम काटेंगे तो हमको यही मान पुनः मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ में यदि आप कोई भी चीज़ की गुणा या जोड़ना या घटाना करते हो तो बराबर किया करो, ठीक, ताकि उसके मान में परिवर्तन ना हो सके। तो ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ फिर मिटाऊंगा इसको, 2 साइन ए और ये साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला बनता है। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा इसके व्यंजक को हल करने के लिए। फिर एक बार देखेंगे, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, बस इस माइनस को यहाँ पे प्लस बनाएं और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। तो इसमें देखिए 2 भी है हमारे पास, साइन भी है, ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी की जगह यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव है, और यहाँ पे क्या है, बी है। अर्थात ए की जगह हमें दिखाई दे रहा है ओमेगा टी और बी की जगह हमको दिखाई दे रहा है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ए की जगह रखेंगे हम ओमेगा टी और बी की जगह रखेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव, ए की जगह रखेंगे ओमेगा टी और बी की जगह रखेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव। तो चलिए इस वाले वैल्यू में आप उस वैल्यू को पुट करिए। ठीक, ए की जगह क्या रखना है हमें, ओमेगा टी, बी की जगह रखना है ओमेगा टी माइनस फाइव।
तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो P इक्वल टू मिलेगा हमें V0 और ये I0 बटे 2, ये 2 से पूरे इतने में फार्मूला लगेगा इतने में। ठीक, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। तो ये होगा cos A माइनस बी, ए की जगह क्या रखना है आपको ओमेगा टी माइनस बी की जगह रखना है ओमेगा टी माइनस 5, और यहाँ पे जब हम माइनस लगा रहे हैं और ओमेगा टी माइनस 5 में 2 पद है तो इसको पहले से आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये होगा ओमेगा टी माइनस 5। ठीक, फिर ये वाला माइनस तो ये माइनस, फिर cos A प्लस बी मतलब A की जगह ओमेगा टी और B की जगह ओमेगा टी माइनस 5। ठीक, आगे हल करिए इसको तो P इक्वल टू मिलेगा हमें V0 I0 बटे 2, ये होगा cos ये ओमेगा टी माइनस अंदर ले जाइए माइनस ओमेगा टी होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा और ये 5 होगा। ठीक, फिर ये माइनस का माइनस और ये cos ओमेगा टी जुड़ेगा तो ये होगा 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक, फिर आगे हल करिए इसको, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएंगे तो P इक्वल टू मिलेगा हमें V0 बटे 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं √2 गुणा √2, इसका वैल्यू होता है 2। ठीक, 2 बार करनी 2 का गुणा 2 होता है तो 2 की जगह लिख सकते हैं हम 2 बार करनी 2, तो ये 1 करनी 2 और ये फिर करनी 2। ठीक, और ये I0 है तो एक एक को एक एक के साथ बांट दीजिए, V0 के साथ एक बार 1/√2 को और I0 के साथ भी इसको दे दीजिए। ठीक, √2। आगे देखिए इसको, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया तो ये मिलेगा हमें cos 5, क्या मिलेगा cos 5 और ये माइनस, ये होगा cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक, अब ध्यान दीजिए एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम निकाल चुके हैं औसत मान क्या होता है, 0 होता है, धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है एक पूर्ण चक्र में। ठीक, तो ये हम निकालेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। इस फार्मूला को मैं मिटा रहा हूँ, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, नोट कर लीजिए, हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक, अतः औसत शक्ति मतलब P एवरेज, क्या हो जाएगा औसत शक्ति मतलब P एवरेज। तो औसत शक्ति क्या मिलेगा हमें, P एवरेज इक्वल टू, ठीक, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान 0 होता है, अतः औसत शक्ति, अब ये जो शक्ति है वो क्या बन जाएगा, औसत शक्ति बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक, V0 बटे √2, V0 बटे √2, चलिए एक बार इसको मैं लिख देता हूँ V0 बाई √2 और I0 बाई √2, ये होगा cos 5 माइनस इसका वैल्यू होगा पूरा 0। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्यमूल हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े वर्ग माध्यमूल, IRMS इक्वल टू I0 बटे √2, तो इसी तरह से वोल्टता का भी हो जाएगा, तो VRMS इक्वल टू होगा V0 बटे √2, तो ये दो मान हमको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए V0 बटे √2 है, तो V0 बटे √2 की जगह रखेंगे VRMS और I0 बटे √2 की जगह रखेंगे हम IRMS। तो चलिए V0 बटे √2 का वैल्यू रखिए VRMS और I0 बटे √2 का वैल्यू रखिए IRMS और इस जीरो को छोड़ दीजिए। तो ये होगा P एवरेज इक्वल टू, ये होगा VRMS
और I0/√2 मतलब IRMS और ये cos फाई, ठीक, जीरो छोड़ दीजिए तो ये होगा cos फाई। यही है औसत शक्ति के लिए अभिष्ट व्यंजक, ठीक। जहाँ cos फाई को कहते हैं हम शक्ति गुणांक, क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ cos फाई इक्वल टू शक्ति गुणांक, ठीक। cos फाई को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक। तो इसको यदि हम शब्दों में लिखना चाहें तो पी एवरेज को क्या कहते हैं, पी एवरेज को कहते हैं औसत शक्ति। तो औसत शक्ति बराबर VRMS और IRMS, इसको क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे V और I को कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति, कहते हैं ना, V और I के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तो VRMS और IRMS इन दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे हम, आभासी शक्ति कहते हैं, ठीक। तात्क्षणिक उल्टता तात्क्षणिक धारा को कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति, लेकिन यहाँ पे उल्टता का वर्ग माध्यमूल और धारा का वर्ग माध्यमूल इन दोनों के गुणनफल को कहेंगे हम आभासी शक्ति। तो ये दोनों की जगह लिखेंगे आभासी शक्ति, आभासी शक्ति गुणा cos फाई को कहते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। तो इस तरह से हम इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब शक्ति गुणांक का जो मान है वो परिपथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि परिपथ कौन सी प्रकृति का है। तो एक परिपथ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और बाकी आप खुद से सेल्फ से निकाल के देखेंगे और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो शक्ति गुणांक अर्थात cos फाई का वैल्यू मैं LCR परिपथ से निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक, क्योंकि प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है परिपथ की प्रकृति। तो LCR परिपथ के लिए चलिए देखते हैं cos फाई का वैल्यू कैसे निकलते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस पार्ट को पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ, ठीक, फिर यहीं पे उसको हल करूँगा, ठीक। तो LCR परिपथ के लिए देखते हैं हम इसका मान कैसे निकलता है, ठीक। इसको समीकरण देख के छोड़ता हूँ मैं, कौन सा समीकरण दूंगा इसको, यहाँ पे एक समीकरण दिया था क्या, तो इसको दे देता हूँ समीकरण 2। अब LCR परिपथ के लिए, LCR परिपथ में हम क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालते हैं, कालांतर निकालते हैं। तो दोनों के मान को आप लीजिए। तो LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिबाधा अर्थात ZLCR प्रतिबाधा होता है R का स्क्वायर और ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर, ये प्रतिबाधा का सूत्र होता है, ठीक। LCR परिपथ में मैं आपको पढ़ाया था प्रतिबाधा ZLCR बराबर R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर, ये होता है प्रतिबाधा का सूत्र, ठीक। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2 के बाद, इसे देंगे समीकरण 3। इसके बाद tan फाई का मान क्या निकाले थे हम, देखिए tan फाई का वैल्यू तथा tan फाई का वैल्यू निकाले थे हम ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बटे, ठीक, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बटे R, ये निकाले थे हम tan फाई का वैल्यू। अब देखिए समीकरण 2 में हमारे पास cos फाई है, क्या है, cos फाई, और यहाँ पे है tan फाई। तो हमको cos फाई का मान निकालना पड़ेगा और cos फाई का मान निकालने के लिए tan फाई से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए छोटा सा यहीं पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ये समकोण त्रिभुज में चलिए यहीं पे बना देता हूँ। तो समकोण त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ये, ठीक। त्रिभुज का नाम दे दीजिए A B और ये C। tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे यदि आपका कोण बनता है तो ये वाला भुजा कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा आधार और ये होगा कर्ण। तो लंब होगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ये होगा लंब ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और लंब बटे आधार, आधार मतलब ये होगा R। तो कर्ण का मान क्या होता है, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज A
बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार क्या है r, तो लंब का वर्ग मतलब ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का वर्ग, ये लंब वर्ग हुआ, धन आधार का वर्ग मतलब ये r का वर्ग। अब हमको कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण में जो स्क्वायर है उसको पक्षांतर करिए, तो ये होगा रूट, और ये बनेगा ओमेगा एल ओमेगा c का स्क्वायर धन r का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c और ये r का स्क्वायर, ये हुआ हमारा कर्ण का मान। अब ऊपर देखिए समीकरण 3 से r स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर, ठीक, r स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू क्या है z है, तो इस पूरे के जगह हम z रख सकते हैं, तो ये होगा ZLCR, ठीक। तो यहाँ पे ये बड़ा वैल्यू न रखते हुए मैं ZLCR लिख सकता हूँ, ठीक, ZLCR। तो cos फाई का मान क्या होगा, तो cos फाई का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है r है और कर्ण क्या है z है, ZLCR। तो cos फाई का वैल्यू मिला आधार बटे कर्ण मतलब r बटे ZLCR। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 में। तो ZLCR की जगह सिर्फ हम z भी लिख सकते हैं, तो LCR को मिटा दीजिए, ठीक। LCR लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि बुक में सिर्फ यहाँ पे z दिया हुआ है, LCR आप छोड़ सकते हो और लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए इस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से P एवरेज हमको मिलेगा, P एवरेज VRMS और ये IRMS, और cos फाई की जगह रखेंगे r बटे जेड, ये r बटे जेड। यहाँ पे आप LCR लगा लेना, नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा। तो P एवरेज मिलेगा हमको VRMS गुणा IRMS गुणा r बटे जेड, ये होती है श्रेणी LCR परिपथ के लिए। इसी तरह आप बाकी परिपथों के लिए भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।